इंतजाम किए जाए कि वो अपने घरों तक जल्द से जल्द लौट आएं। और हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपको करवा देती हूँ। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं। गाजियाबाद के घंटा घर रामलीला मैदान से दीपक बिष्ट हैं। गाजियाबाद के कवि नगर से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजीव प्रताप रूडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। मैं आप दोनों से, खास मेहमानों से बातचीत करूंगी और रिपोर्टर्स से भी जानकारी लूंगी अभी स्थिति क्या बनी है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गाजियाबाद में उमड़ी हजारों मजदूरों की भीड़ की वो तस्वीरें जो आज सबसे ज्यादा चिंता की बात है। गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में ट्रेन में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रवासी मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग एक दूसरे के करीब खड़े नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं रखा गया। घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों ने नियमों की परवाह तक नहीं की। प्रशासन भी भीड़ को संभालने में पूरी तरह से फेल दिखा। दीपक, मैं आपका रुख करूंगी। ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले की आपने हमें दिखाई, अभी वहां पर क्या स्थिति है? प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है कि इस तरह की भीड़ दोबारा ना हो? देखिए, जिस तरह से ये भीड़ थी लगभग 3 से 4 घंटे पहले की ये भीड़ थी और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ आपको काउंटर के पास दिखाई दे गई थी वो अब वो लाइनों पर खड़ी है और कुछ यहाँ से जा चुका है। लेकिन आप लोगों को अभी भी दिखाई देगा ये लंबी लंबी जो लाइन लगी है, सैकड़ों की तादाद में लोग बसों के आगे, एक बस के आगे से जो लाइन है वो काफ़ी लंबी है। लोग अपना सामान लेकर धूप में खड़े हैं। हालांकि यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम थे वो यहाँ पर ये कहे गए थे कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं, जो प्रवासी गाजियाबाद में एंटर कर रहे हैं, उनको लेकर ये प्रशासन की जो बसें थी, दूसरे वाहन थे, वो यहाँ पर लेकर आ रहे थे। जिन लोगों को बिहार जाना है वो सेंटर यहाँ पर घंटाघर में बनाया गया है और इस घंटाघर के इस सेंटर में आप देख सकते हैं अभी भी लाइन लगाकर ये लोग खड़े हैं। ये प्रवासी मजदूर हैं जो दूर दराज से आए हैं और यहाँ से बिहार जाना चाहते हैं और इन लोगों को अभी यहाँ पर लाइन पर इसलिए रखा गया है ताकि इनकी स्क्रीनिंग और उनका डॉक्यूमेंटेशन हो और इसको लेकर ये लाइन आप देख सकते हैं जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर उसका पालन करता हुआ कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि चिपके हुए सटे हुए ये मजदूर यहाँ पर प्रवासी मजदूर हैं, ना ही इनको कोई जानकारी दी जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि जो सुबह से यहाँ पर जो धज्जियां उड़ाई जा रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि संक्रमण को लेकर अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति इनमें से एक भी होगा तो यहाँ पर कितना संक्रमण हो सकता है, इसको लेकर यहाँ पर हमने डीएम साहब से सवाल भी पूछा था। लेकिन जिलाधिकारी इस पूरे सवाल को टाल गए थे। उनका कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर करवाया जा रहा है, लेकिन जो भीड़ है उस भीड़ को लेकर यहाँ पर अभी भी सामने जो चश्मदीद हम खुद हैं यहाँ पर इस भीड़ के, तो ये कवायद दिख सकती है कि लोग यहाँ से जाने के लिए प्रशासन ने इंतजाम तो किया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पर इंतजाम जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बेकार है प्रशासन की तरफ से। ये एक बड़ी नाकामी की तस्वीरें गाजियाबाद में नजर आ रही है रामलीला मैदान से। और कवि नगर का भी मैं अमित आपके पास रुख करना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले राजीव प्रताप रूडी जी, ये तस्वीरें जो आज सामने आई, ये किसकी लापरवाही का नतीजा है? देखिए, जो स्थिति है या जो दृश्य है और इस गर्मी में, इस धूप में इतनी बड़ी संख्या में अप्रवासी मजदूर घर जाने के लिए ललायत अपने अपने घरों से निकल करके रजिस्ट्रेशन काउंटर पर, और मुझे लगता है कि सभी विश्लेषण के प्रतिकूल संख्या दिख रही है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सरकारें चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, किसी को इस संख्या का अनुमान शायद आज तक नहीं था और ये हमारी कमी हो सकती है, चाहे राज्य सरकारों के आकलन में या केंद्र सरकार के आकलन में। और जब से ट्रेनों की संख्या लगभग 3000 ट्रेनें चलाई गई, एक ट्रेन में 1200 लोग जाते हैं, प्रत्येक दिन लगभग लाख लोगों को पूरे भारतवर्ष में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अप्रत्याशित परिस्थिति, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मजदूरों को उन्हें अब अभी बहुत मतलब नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मेरे प्राण का क्या होगा। वो घर जाने के लिए ललायत है और घर जाना चाहते हैं और वैलिड रीजन है। उस पर कोई अगर कोई भी उसका तर्क देना चाहे, वो दूसरे तर्क आते हैं कि भाई आखिर ये इतनी बड़ी संख्या में जहां नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं, और ये चाहे वो मजदूर वैसे हो जो ठेले चलाते हो, रिक्शा चलाते हो, खोमचे पर बैठे हो, या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते हो या किसी दुकान पर काम करते हो, ये पता नहीं कितने कैटेगरी के मजदूर हैं। एक बात तो सच है कि 125 करोड़ के देश में लगभग आज के तारीख में मेरे मोटे तौर से मानना है कि कम से कम 2 से 2.5 से 3 करोड़ लोग, में भी उसकी संख्या तो आकलन करना, क्योंकि जो हमारा राजीव जी,
राजीव जी, ये कठिन आपने है। मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि ये किसकी लापरवाही है कि इस तरह की स्थिति बन गई, और अब हम इनसे क्या उम्मीद करें? आप खुद भी कह रहे हैं इस बात को। मैं आपके पास दोबारा आऊं उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की तैयारी नहीं दिख रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है इन तस्वीरों के बाद? प्रीति जी, आज मैं बड़ा खुश हूं कि कम से कम राजीव प्रताप रूडी जैसे सेंसिबल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं और इन्होंने काफी कुछ सही बातें कह दी। और बस आपको मैं एक ही चीज बताना चाह रहा हूं कि टोटल माइग्रेटरी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की 37% है, पूरे देश की पॉपुलेशन की लगभग 130 करोड़ का 37% आप लगा लीजिए, और उस 37% का लगभग 50% आदमी लगभग घर जाने के लिए तैयार है। प्रीति, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, वो चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी केंद्र में हो। और सच बात यह है कि केंद्र सरकार की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो अदूरदर्शिता पूर्ण नीति है लॉकडाउन की, उसको स्मार्ट लॉकडाउन में न बदलने की वजह से ये एक परिस्थिति उत्पन्न हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हुई है। हम इस पे दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आकलन में जो केंद्र सरकार से कमी हुई है और उनके विभागों से कमी हुई है, निश्चित तौर पर ये उसका परिणाम है। आज की डेट में हमारा मजदूर भयाक्रांत है, हमारा मजदूर भरोसा खो चुका है सरकार से, और वो अपने घर में जाना चाहता है। सही कहा उन्होंने, राजीव प्रताप जी ने, उसे सोशल डिस्टेंसिंग से मतलब नहीं है, उसे बीमारी से मतलब नहीं है। वो तो ये कहता है कि भैया किसी सूरत में हमें घर पहुंचा दो। अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी आपने एक टर्म यूज किया, स्मार्ट लॉकडाउन। वो स्मार्ट लॉकडाउन तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं, योगी सरकार भी कह रही है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन जिनको करना है, अगर वो सही से नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ऐसे में मैं रुक करना चाहती हूँ, हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। मैं आ रही हूँ आपके पास, कविनगर गाजियाबाद से। ये दूसरा बूथ है जहां पर ट्रेनों के जरिए, बसेस के जरिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है प्रवासी मजदूरों का। वहां पर क्या स्थिति है अमित? बिल्कुल प्रीति, यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है शायद यहाँ किसी को मालूम नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ कि यहाँ से जो है ट्रेनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। पहली तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये देखिए, अधिकारी बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, और जिसको बनारस जाना है, कानपुर जाना है, उसके लिए अलग से डेस्क बनाया गया है, बिहार वालों के लिए अलग से डेस्क बनाया गया है, और नाम बाकायदे अनाउंसमेंट की जाती है कि किसको कहाँ जाना है। और उसके बाद ये जो पूरी भीड़ है एक काउंटर के पास चली जाती है। तो ये मैं आपको एक पहली तस्वीर यहाँ की दिखा रहा हूँ, और अब दूसरी तस्वीर आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अब देखिए एक दूसरी तस्वीर, ये जो बस आप देख पा रही हैं यहाँ पर रोडवेज की, यूपी रोडवेज की बसें हैं। और इस यूपी रोडवेज की बसों में से जो शेल्टर होम में जो लोग ठहरे हुए हैं गाजियाबाद में, वहाँ से लेकर आए जा रहे हैं, लेकर प्रशासन लेकर आ रहा है वहाँ। और वहाँ भीड़ देखिए किस कदर वहाँ भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। डर लग रहा है इसकी तस्वीरों देखने में, हमें वहाँ जाने में डर लग रहा है। और एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँच गई है, और सैनिटाइजेशन का काम अब से थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर कर रही थी, अभी नहीं कर रही है, लेकिन सैनिटाइजेशन का काम यहाँ पर शुरू हो गया। और साथ ही साथ एनडीआरएफ के जो टीम है वो अपने साथ खाना लेकर आई हुई है, जो यहाँ पर मजदूरों को खाना दे रही थी। लेकिन अमित, आप कह रहे हैं कि सैनिटाइजेशन के लिए टीम वहाँ पहुँच गई है, लेकिन मैं इसे ये भी नहीं कह सकती कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि उस दुरुस्त आने में इतने हजारों लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने एक दूसरे को क्या संक्रमण दिया है वो कहा नहीं जा सकता है। इस बीच आप सभी बने रहिए, आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे क्या कह रहे हैं। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जो ये लोगों की भीड़ यहाँ पर आए थे, लोग कहाँ से आए थे और इतने एकदम से कैसे हो गए? प्रशासन इनका इंतजाम कर तो रहा था। फिर आपसे मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं। आज पहली बार गाजियाबाद से 6 ट्रेन चल रही है। इन 6 ट्रेन के माध्यम से 9000 लोग ट्रैवल करेंगे। 9000 के लोग अगर कहीं एकत्रित हो रहे हैं तो उनको आप भीड़ का नाम न दें, उन्हें बोनाफाइड पैसेंजर्स कहें आप, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जो भी लोग यहाँ आए हुए हैं, सबको सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुँचाने का दायित्व हम लोगों का है। उनके खान पान का पूरा प्रबंध है, उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। एक चेकअप यहाँ होगा, जब ट्रेन में बैठेंगे तो उस समय भी उनका चेकअप होगा। इसलिए केवल मेरा ये कहना है कि जब एक स्थान से 9000 लोग रवाना होंगे तो वो पैसेंजर होते हैं, उनको आप भीड़ का नाम न दें। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिखाई दी सर, उसको लेकर सबसे बड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक संबंध है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है, लोगों को भी इसकी जानकारी है, लोग उसका पालन करते हुए दिख भी रहे हैं। कुछ जगह नहीं भी हो रहा है, कुछ लोगों ने मास्क, आप देखिए ज़्यादातर लोग मास्क पहने हुए हैं, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं। तो जो प्रोटोकॉल जिसके स्तर से हो रहा है उसका पालन कर रहा है। गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे को सुन रहे थे। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि उन्होंने कहा कि मास्क
लगाया हुआ है, लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, थर्मल स्क्रीनिंग, उनकी जांच, सब कुछ हो रहा है, उनके कागजात देखे जा रहे हैं। लेकिन सर जो पहला मोटिव है इस पूरे लॉकडाउन का और इस कोरोना वायरस से लड़ने का, वही नहीं हो रहा है, तो हम तो फिर किस तरह से लड़ेंगे ये लड़ाई? देखिए, बहुत आसान है, सरल है कि कोई परिस्थिति को, कोई चित्र को, कोई विजुअल को एनालाइज करना। मुझे अगर आप कहिएगा तो मैं कह सकता हूं कि जो मैं तस्वीरों में देख रहा हूं, काउंटर्स बने हैं, अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, बसेस लगी हैं, फ्यूमिगेशन हो रहा है, खाने की व्यवस्था की जा रही है। आपने कहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जा रही है, तो इसका एक रास्ता है और मैं समझता हूं कि वो रास्ता किसी भी सूरत में किसी प्रशासन के लोगों को अख्तियार नहीं करना है और नहीं करना चाहिए। वो है कि बल का उपयोग करके इन गरीबों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मानक को लागू करने का पहल। और जैसे ही ये आप काम करेंगे, आप जो व्यक्ति ऑलरेडी कष्ट में है उसका कष्ट बढ़ाएंगे और टीवी डिबेट शासन की व्यवस्था से हट करके राजीव जी, ये बात किसने कही? नहीं, ये बात आपके जहन में कहां से आई और कौन से आपको हमारे शब्द से ऐसा लगा कि इन प्रवासी मजदूरों पर, इन मजदूरों पर लाठियां चलाई जानी चाहिए या बल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? अगर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है तो ये हम कह रहे हैं या आपको दिख भी रहा है इन तस्वीरों से? ये भी तो बताइए। आप प्रीति जी मेरे सवाल से घबरा गई। आप कह रही हैं कि इनको किस तरीके से किया। ये सब इंसान हैं, ये भयभीत हैं, ये घर लौटना चाहते हैं। इनको प्रेम से सरकार अनाउंसमेंट करके, और जो देश में इस बात का जानकारी दी गई है कि आपको मास्क पहना, ये आप उनसे आग्रह कर सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन जो आप कहना चाहती हैं उसके लिए बल उपयोग करना होगा। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की हो या कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी सूरत पर हम नहीं करने देंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, प्रशासन की एक सीमित दायरा है, वो कोशिश कर रहे हैं। हमें इस कोशिश के देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है। आज बिहार में 40 लाख लोग लौट रहे हैं। हम उनको किस घर में ले जाएंगे? एक मिनट में हमारे यहाँ से फोन आ रहा है, इसका टेस्टिंग नहीं हुआ, उसके। बिहार की सरकार की क्षमता आज पूरे भारतवर्ष में करोड़ों लोग जा चुके हैं। उनको घर वापस लेके आना, उनको खाना पीना का व्यवस्था करना, उनकी रोजी रोटी जा चुकी है, उनको लेके आना, ट्रेनों में लाना। एक ट्रेन में 1200 लोग जाते हैं, आप हजारों ट्रेन चला रहे हैं, फिर भी लाख लोग निकल पा रहे हैं। ये स्थिति भारत ने कभी नहीं देखा। आपका एक सवाल बहुत बढ़िया है। ये सब आने वाले दिनों में भारत की सरकार को और राज्य सरकार को, आखिर ये विषमता भारत में क्यों है? गुजरात क्यों नहीं जा रहा है कोई? महाराष्ट्र क्यों नहीं जा रहा है? पंजाब क्यों नहीं जा रहा है? आखिर ये लोग बिहार, यूपी, उड़ीसा, झारखंड में क्यों लौट रहे हैं? ये नीतिगत फैसला क्यों? देखिए गलती हो रही है भाई, वहां के नहीं राजीव जी, वहां के रहने वाले इसलिए वहां लौट रहे हैं और ये भी आंकड़ा सामने आना चाहिए और आ ही रहा होगा। वो भी डिजिट आनी चाहिए कि भाई महाराष्ट्र में कितने जा रहे हैं मजदूर। ऐसा तो नहीं है कि महाराष्ट्र से सिर्फ निकल ही रहे होंगे, ऐसा भी तो होगा कोई ना कोई महाराष्ट्र में भी जा रहा होगा। वो भले ही मजदूर ना हो, उससे अपग्रेड हो आदमी, लेकिन होगा। प्रीति जी, लेकिन मैं आपकी इस बात से जो एक बात निकाल रही हूँ, उस बात को मैं सुरेंद्र जी से चाहती हूँ कि वो उस पर अपनी बात रखे। सुरेंद्र जी, अभी राजीव जी ने बात कही कि आप जो बात बोल रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सख्ती के लिए उन पर इस तरह से लाठी की भी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से अभी जो राजीव जी कह रहे थे कि लाठियां चलानी पड़ेगी, सख्ती दिखानी पड़ेगी। क्या सिर्फ यही एक तरीका है या फिर प्रशासन बहुत आराम से, ठंडे दिमाग से इन लोगों को समझाकर भी डील कर सकता था? बूथों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी या फिर उन्हें सही से वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए रस्सियां लगाई जा सकती थी ताकि वो एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें और इस तरह भीड़ भाड़ ना हो। देखिए, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं राजीव जी से एक बात से असहमत हूं कि वो ये कह रहे हैं कि कानून को लागू कराने का तरीका सिर्फ लाठीचार्ज है। लाठीचार्ज तो आदरणीय योगी जी हमेशा ही करवा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में सारी सीमाओं पर, आदरणीय रूडी साहब, सारी सीमाओं पर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर मेरा मजदूर ना पिटा हो और भयानक तरीके से ना पिटा हो। और वो मैं आपको बताऊं कि 26 लोग जिस जगह पे मरे उस जगह तक पर भी बल प्रयोग किया है क्या नाम उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन ने। तो वो मत कहिए, बहुत अमानवीय काम कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि मैक्सिमम पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ जो शासन के सीधे सहयोग में है, लखनऊ के सीधे सहयोग में है, वो बहुत ही गलत बल प्रयोग कर रहे हैं, झांसी बॉर्डर पर भी, मथुरा बॉर्डर पर भी। तो हम, और जो प्रीति जी का कहना है, मानना है, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर एडिक्वेट संख्या में शासन और प्रशासन इंतजाम करे
एक बैनर, एक खिड़की की जगह का अगर वहां पर 15 खिड़कियां हो और जो पहले से उपलब्ध हैं और हमारे पास कर्मचारी भी उपलब्ध हैं, तो तब ये समस्या होने की संभावना कम होती है। 9000 टिकट अगर हैं और 9000 टिकट के लिए अगर आप एक काउंटर खोलेंगे तो भीड़ आएगी, लेकिन अगर 9000 टिकट के लिए 90 काउंटर है जिसकी व्यवस्था गाजियाबाद में भी है, तो मेरे ख्याल से फिर एक काउंटर पर 90 आदमी होंगे। ठीक, दूसरी बात, ठीक है, मतलब काउंटर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी और ये जो सेंटर्स बनाए गए इनकी भी संख्या बढ़ाई जाती तो शायद ये भीड़ देखने को ना मिलती। ठीक सुरेंद्र जी, इसके अलावा एक बात और, लॉकडाउन 4 के बीच अपने घरों को लौट रहे कुछ और जानकारी अभी पहुंचाने दीजिए सुरेंद्र जी। वो ये कि मजदूरों ने अहमदाबाद में जमकर हंगामा किया है। IIM अहमदाबाद के सामने गुस्से से भरे मजदूरों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। हंगामा करने वाले तमाम मजदूर उत्तर प्रदेश जाने के लिए ट्रेन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। तो ये देखिए, मजदूरों के लिए कोई तैयारी नहीं दिखती हुई एक और तस्वीर आई है गुजरात से। अहमदाबाद में जमकर हंगामा हुआ है। IIM अहमदाबाद के सामने गुस्से से मजदूर भरे हुए थे और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। अहमदाबाद में प्रवासी मजदूरों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। दरअसल मांग उनकी यही थी कि उनको अपने गांव भेजा जाए और उसको लेकर आप देख रहे हैं उन्होंने सड़क पर हंगामा मचाया, उत्पात मचाया। ये तस्वीरें थी पुलिस की ओर से उनको कैसे सबक सिखाया जाए। जैसे पुलिस पर उन्होंने लगातार पथराव किया, उसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। लेकिन ये आप देख लीजिए, ये तस्वीरें यहाँ पर पुलिस को पर पथराव करने के बाद पुलिस भी आक्रामक हुई और सबको पकड़कर अभी ले जा रही है। यूपी और बिहार जाने के लिए उनकी मांग थी और ट्रेन की ये व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन मौके पर कुछ बदलाव हुआ, ये अभी बताया जा रहा है। इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस पर जबरदस्त पथराव करने के बाद जो ये पूरा इलाका है जहाँ पर मजदूर लोग रहते हैं वहाँ पर पुलिस भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस आई और एक एक व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ कर उनको गिरफ्तार कर रही है जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया था। और ये आप देख लीजिए तस्वीरें, यहाँ पर एक एक व्यक्ति को यहाँ पर पकड़कर अभी पुलिस पकड़कर ले जा रही है थाने और सभी पर कार्रवाई होगी। पुलिस को भी कई जगहों पर चोट आने की जानकारी भी अभी फिलहाल हो रही है। अहमदाबाद का IIM का इलाका और वस्त्रापुर इलाके में ये पुलिस पर पथराव प्रवासी मजदूरों द्वारा किया गया था। जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। राजीव प्रताप रूडी जी, अभी आप तस्वीर देख रहे थे, अभी आपने चिंता व्यक्त की जो कि बहुत जायज़ है कि मजदूरों पर बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सख्ती होगी तभी वो शायद कानून कायदे की जद में आ सकते हैं और तब इस तरह की भीड़ शायद ना लगे, ये आप कहना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ मजदूर अब पुलिस वालों को निशाना बना रहे, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो लगातार बता रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, उन पर पथराव। अब ऐसी सिचुएशन में कैसे डील किया जाए? मुझे लगता है कि देखिए 50-55 दिन लॉकडाउन के हो गए, एक आध छिटपुट घटनाएं हुई थी, उसके बाद समाप्त हो गया। और अचानक ये मजदूर तो तब भी पिछले 55 दिन से 60 दिन से अपने घर पर थे, खाना भी पहुंच रहा होगा, क्योंकि 60 दिन तक तो बिना खान पान का कोई जीवित नहीं रह सकता है, खान और व्यवस्था के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अचानक ऐसा क्या है कि कल के घोषणा के बाद, और मैं तो बहुत मजबूती के साथ शक की सोई वैसे लोगों की तरफ आकृष्ट करना होगा जिसका ये लोग राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इन प्रांतों में ऐसे लोगों का सिक्योरिटी बढ़ गया है जो ऐसे गरीब मजदूरों को भड़का करके, क्योंकि मजदूर दूसरे जेब में आंदोलन करने नहीं गया है, मजदूर वहां घर लौटने का है और वो पत्थर नहीं चलाएगा, उसे कोई पुलिस से झगड़ा नहीं है, उसको वापस लौट के वहीं काम करना है। आखिर ये कश्मीर की तरह तो कहीं वातावरण कुछ हमारे पॉलिटिकल लोग तो नहीं पैदा कर रहे हैं कि शायद उनका राजनीतिक जो हम लोगों ने कश्मीर में देखा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीतिक पार्टियां ने सोचा है कि ये देखना होगा। अगर ये राजनीति से प्रेरित है तो वाकई इस पर जरूर आप लोगों को तफ्तीश करानी चाहिए। वो इसलिए भी कि सूरत से पिछले दिनों भी तस्वीरें आई थी, वहां भी इस तरह कहा गया आपके द्वारा कि भाई यहाँ पर राजनीति से प्रेरित लोगों को उकसाया जा रहा है, जानबूझ के मजदूर इस तरह नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो उसको साफ कर लेना चाहिए। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित और साथ ही हमारे साथ दीपक भी बने हुए हैं, आगे आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। इधर मुंबई से सटे घोड़बंदर इलाके में मजदूरों के एक भीड़ बसों के इंतजार में खड़ी नजर आई है। इन मजदूरों को वेरिफिकेशन के बाद बसों में बिठाया गया। इन्होंने मध्य प्रदेश से लगे बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर पर उन्हें छोड़ा गया, जहां से ये लोग मध्य प्रदेश परिवहन की बसों में आगे का सफर करेंगे। मजदूरों के लिए तैयारी क्या है उसकी एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुंबई से सटे घोड़बंदर इलाके में मजदूरों के एक भीड़ बसों के इंतजार में खड़ी है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन स्थितियां अभी भी मजदूरों के लिए नहीं बदली हैं। यहाँ पर देखें तो घोड़बंदर का इलाका और ये बसें लगाई गई हैं इन मजदूरों को महाराष्ट्र बॉर्डर तक छोड़ने के लिए। महाराष्ट्र बॉर्डर के बाद मध्य प्रदेश से जो बसें होंगी वो सीधे उत्तर प्रदेश
इन लोगों को लेकर जाएंगे। और सबसे अहम बात, जो बसों में लोग मौजूद होंगे उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। हर व्यक्ति को जो है वो एक दूसरे से दूरी बनाकर जो है वो बैठना होगा। और ये दूरी पूरे यानी बस में केवल 22 लोग ही मौजूद रह सकते हैं और 22 लोगों के अलावा और कोई भी बस में मौजूद नहीं रहेगा। बच्चे ने कुछ खाया है अभी तक? हाँ, बिस्किट उस्किट खाया है। कब से आप लोग इंतजार कर रहे थे बस का? कल 4 बजे से। और आज जाके बस मिली है? हाँ। कहाँ जाना है? भदोही जा रहा है। मैं गाजीपुर जिला। कितने दिन से फंसे थे? कल से फंसे थे, कल 2 बजे से। बस जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग, हर एक सीट पर अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हर एक सीट पर केवल एक व्यक्ति ही बैठ सकता है। और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो है वो बस रवाना हो रही है। एक लाइन से कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर पुलिस जो हर किसी का एक वेरिफिकेशन करती है और वेरिफिकेशन करने के बाद उन्हें बसों में बैठाने का काम करती है। सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। अंदर जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं, सबसे पहली बात इनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद भी जब बसों में ये चढ़ते हैं तो बसों को पहले से सैनिटाइज किया गया हुआ है, लेकिन यात्रियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। एक रिलायबल एविडेंस, एक रिलायबल जो है डॉक्यूमेंट माना गया है। उसी के आधार पर इन्हें इनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाए जाने के लिए जो है पूरी कवायद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। इधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है कि लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण में जो सुधार हुआ है उसे बरकरार रखने की कोशिश की जाए। जावड़ेकर के मुताबिक अब धीरे धीरे औद्योगिक और दूसरी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। ऐसे में कड़े नियमों को लागू किया जाए और प्रदूषण पर जो हालात सुधरे हैं उन्हें न गंवाया जाए।